जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और इस समय आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्जाम है उन्हें कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो हम लोगों ने अभी तक के जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम हो चुके हैं उनमें पूछे गए जीके के प्रश्नों के आधार पर एक नई सीरीज की शुरुआत की है और इस सीरीज के अंतर्गत जिन टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उन टॉपिक को हम लोग यहाँ पर सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो इसका जो पहला वीडियो था उसमें हम लोगों ने सभी टाइगर रिजर्व के बारे में बात की और मैंने आपको मैप में बहुत ही अच्छे तरीके से इंडिकेट करके सारी चीज़ें बताई थी। इस वीडियो में हम जो भी हमारे देश में एटॉमिक पावर प्लांट हैं इसके अलावा एटॉमिक पावर से जुड़े हुए जो प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं उन सभी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो लाइक का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम समझते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा यानी कि एटॉमिक एनर्जी होती क्या है। तो जब कोई भी हमारी ऊर्जा नाभिकीय अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप जनरेट होती है, यानी कि कोई आपका हो गया न्यूक्लियर रिएक्शन और उस न्यूक्लियर रिएक्शन के परिणाम स्वरूप जो हमारी ऊर्जा जनरेट होती है उसी को हम लोग नाभिकीय ऊर्जा या फिर न्यूक्लियर एनर्जी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर बात हुई है नाभिकीय अभिक्रियाओं की। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी हमारी होती है दो टाइप की। कितने टाइप की? दो टाइप की हमारी होती है न्यूक्लियर रिएक्शन। एक हमारा है नाभिकीय विखंडन जिसे हम लोग न्यूक्लियर फिजन के नाम से जानते हैं और एक हमारा होता है नाभिकीय संलयन जिसे हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से जानते हैं। तो मुख्य रूप से जो भी आपको दुनिया भर में पावर प्लांट मिलेंगे वह आपके न्यूक्लियर फिजन के ऊपर आधारित होते हैं। तो ये प्रश्न ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि परमाणु संयंत्र हमारे किस प्रोसेस के ऊपर आधारित होते हैं। तो मैक्सिमम आपको नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिजन के ऊपर देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिजन की अभिक्रिया होती क्या है। ये अभिक्रिया से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो जैसा कि इसके नाम में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नाभिकीय विखंडन, यानी कि कोई हमारा परमाणु का नाभिक है और वह यहाँ पर टूट रहा है। तो मान लेते हैं कि ये हमारे एक परमाणु का नाभिक है और ये परमाणु किसका है, ये नाभिक किसका है, तो ये है यूरेनियम का। यूरेनियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 92 और यहाँ पर हमने लिया है 235 को। अब ये जो हमारा यूरेनियम का नाभिक है इसके ऊपर हम लोग न्यूट्रॉनों की बौछार करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है न्यूट्रॉन, तो ये न्यूट्रॉन आएगा यहाँ पर नाभिक से टकराएगा। इसी प्रकार से हमारा दूसरा न्यूट्रॉन आएगा वह भी आकर के यहाँ पर टकराएगा। इसी प्रकार से हमारा तीसरा न्यूट्रॉन आएगा और ये भी आकर के टकराएगा। तो इस प्रकार से जब हमारे न्यूट्रॉन आकर के टकराते हैं तो इस स्थिति में ये जो नाभिक है ये टूट जाता है दो भागों में। एक हमारा ऊपर हो गया, मान लीजिए कोई एटम हो गया, और एक हो गया नीचे। तो ये हमारा नाभिक टूट गया। नाभिक टूटने के बाद में दो अन्य हमारे एलिमेंट बन गए। एलिमेंट बनने के बाद में यहाँ से फिर न्यूट्रॉन अलग होता है और फिर यहाँ पर निकलती है ऊर्जा। तो ये हमारा होता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जिसे हम लोग नाभिकीय विखंडन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर जो आपका न्यूट्रॉन निकला है इस न्यूट्रॉन को अगर हम नियंत्रित कर लेते हैं तो उसी का उपयोग हम लोग करते हैं नाभिकीय रिएक्टर में। ये आप देख सकते हैं ये हमारा जो 3 न्यूट्रॉन है इसी को हमने थोड़ा सा बड़े में लिख लिया। तो ये जो हमारे न्यूट्रॉन निकले हैं अब इन्हीं न्यूट्रॉन को अगर हम लोग फिर नाभिक के ऊपर भेजेंगे यानी कि यूरेनियम के नाभिक के ऊपर तो फिर यहाँ से ऊर्जा निकलेगी, फिर यहाँ से न्यूट्रॉन निकलेंगे, उसको हम अगले प्रोसेस में भेजेंगे। तो इसी प्रकार से ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो अगर हमने इसके ऊपर नियंत्रण नहीं किया तो इसी से हम लोग परमाणु बम बनाते हैं। क्या? परमाणु बम बनाते हैं। और अगर यहाँ पर हमने मंदक के रूप में भारी जल, ग्रेफाइट, कैडमियम या बोरान की छड़ का उपयोग कर लिया तो ये जो हमारी अभिक्रिया है वह आपकी हो जाती है नियंत्रित। क्या हो जाती है? नियंत्रित हो जाती है। और इसी का उपयोग हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। कहाँ पर? न्यूक्लियर रिएक्टर में इसी का उपयोग हम लोग करते हैं। तो आई होप यहाँ पर आपने नाभिकीय अभिक्रिया के बारे में समझा होगा। अब हम बात करते हैं अपने देश भारत में नाभिकीय ऊर्जा का क्या इतिहास रहा है। तो हमारे देश में सबसे पहले 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की जाती है, यानी कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना 1948 में होती है। उसके बाद में भारत सरकार के द्वारा 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक स्पेस की स्थापना एटॉमिक एनर्जी की स्थापना की जाती है। तो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि परमाणु ऊर्जा आयोग 1948 में आया और परमाणु ऊर्जा विभाग हमारे यहाँ पर 1954 में गठन किया गया। अब यहाँ पर जो हमारा परमाणु ऊर्जा विभाग होता है इसके कुछ अनुसंधान केंद्र आपको देश में मिलेंगे।
इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है कि जो भी हमारे यहाँ पर परमाणु ऊर्जा का क्षेत्र है उसके क्षेत्र में रिसर्च और इनोवेशन के कार्य किए जाएं। तो इन पांचों के नाम अब भी आपको ध्यान रखने हैं और इनका मुख्यालय भी आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो ये एनटीपीसी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसका मुख्यालय तो ध्यान रखिएगा ये मुंबई में है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो ये आपको कलपक्कम में मिलेगा, वही जो हमारा तमिलनाडु वाला है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी ये आपको मध्य प्रदेश के इंदौर में मिलेगा। वेरिएबल एनर्जी फॉर साइक्लोट्रॉन सेंटर ये आपको कोलकाता में मिलेगा। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च ये आपको मिलेगा हैदराबाद में। तो ये हमारे कुल 5 अनुसंधान केंद्र हैं जो कि परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन शोध के क्षेत्र में कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग क्या है। शुरुआत में मैंने आपको बताया कि जो नाभिकीय ऊर्जा होती है उसका मुख्य रूप से उपयोग बिजली के उत्पादन में किया जाता है। किसमें? बिजली के उत्पादन में किया जाता है। तो सवाल ये भी उठता है कि हमारे देश में कितना बिजली इससे उत्पादित होता है। तो देखिए हमारे देश की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर बिजली कोल से उत्पादित की जाती है, यानी कि कोल से प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद में नेचुरल गैस हो गया, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गई, उसके बाद में आता है विंड पावर और फिर नाभिकीय ऊर्जा की बात करते हैं तो ये हमारे देश का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है जिससे हम लोग बिजली उत्पादित करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा के फील्ड में अभी हमारा देश काफ़ी ज़्यादा पीछे है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं वर्तमान में भारत में तो कुल हमारे यहाँ पर 7 नाभिकीय पावर प्लांट हैं। कितने हैं? 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं और इनमें आपको न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करते हैं तो उनकी संख्या मिलेगी 22। कितनी? 22 मिलेगी और कुल क्षमता इसकी है 6780 मेगावाट। कितनी है? 6780 मेगावाट। अब थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए ये केवल एनटीपीसी के लिए है, इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ, बस आपको पॉइंट टू पॉइंट और फैक्ट ही आपको बताऊंगा जिससे आप थोड़ा सा यहाँ पर समझ करके अगर एनटीपीसी में आता है कोई प्रश्न तो उसका उत्तर दे सकें। तो ये हमने बात कर ली नाभिकीय ऊर्जा की। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे आप कि इस समय 7 नाभिकीय पावर प्लांट हैं जिनमें से 22 नाभिकीय भट्ठी आपको देखने को मिलेंगी। अब सवाल ये उठता है कि नाभिकीय पावर प्लांट क्या होता है और यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर क्या हो गया। तो ध्यान रखिएगा अगर कोई हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये हमारा एक पूरा बड़े रीजन में स्थापित किया जाता है और जो हमारे यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उसमें आपको मिलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है और इसमें आपको 2 न्यूक्लियर रिएक्टर देखने को मिलेंगे, यानी कि इस प्रकार की जो संरचना होती है वही हमारी होती है न्यूक्लियर रिएक्टर। तो सबसे ज़्यादा मेन रोल इसी का होता है क्योंकि यहीं पर हमारी फिजन रिएक्शन होती है और यहीं से ऊर्जा जनरेट होती है। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पर 7 नाभिकीय पावर प्लांट हैं इनमें कुल मिलाकर के 22 नाभिकीय भट्टी वर्तमान में हमारे यहाँ पर ऑपरेशनल है। अब आइए थोड़ा सा और जानते हैं नाभिकीय रिएक्टर के बारे में, फिर हम लोग चलेंगे जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। तो पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारे यहाँ पर बार्क है यानी कि बॉम्बे परमाणु शोध संस्थान, इसके ट्रॉम्बे परिसर में एशिया के पहले नाभिकीय रिएक्टर की जो स्थापना है वह 4 अगस्त 1956 को की गई थी। नाम इसका क्या है? तो नाम इसका है अप्सरा। ऑलरेडी एनटीपीसी के एग्जाम में 2 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो 4 अगस्त 1956 को इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन जो हमारे पीएम है जवाहरलाल नेहरू साहब, उनके द्वारा 20 जनवरी 1957 को इसका हुआ था उद्घाटन। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जो हमने अप्सरा बनाया था इसमें योगदान था बार्क का और यहाँ पर मदद किसने की थी? तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा यहाँ पर सहायता उपलब्ध करवाई गई थी अप्सरा नाम की भट्टी के स्थापना में और इसके संचालन में। अप्सरा की बात करते हैं तो 2010 में ये बंद हो गया था, लेकिन पुनः 2018 से ये शुरू हो गया है और अब इसका नाम हो गया है अप्सरा उन्नत। तो भारत की या फिर एशिया के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा अप्सरा। फिर कुछ अन्य न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करते हैं तो कनाडा के सहयोग से बार्क के द्वारा 1960 में भारत का जो दूसरा न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसका नाम है साइरस, यानी कि कनाडा इंडिया रिएक्टर यूटिलिटी सर्विसेज, इसकी स्थापना मुंबई में की गई थी। तीसरा रिएक्टर हमारे लिए खास है क्योंकि इसका नाम है जर्लिना और ये 1961 में स्थापित हुआ था और इसकी खास बात ये थी कि ये पूर्णतया स्वदेशी था,
यानी कि इसके निर्माण में हमने किसी अन्य देश की मदद नहीं ली थी। कुछ अन्य रिएक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर ध्रुव है, पूर्णिमा है, पूर्णिमा 1 है, पूर्णिमा 2 है, पूर्णिमा 3 है। तो ये हमारे कुछ अन्य न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। अब ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की तो ये हमारा बड़ा एरिया हो गया और इसके भीतर जो आपको मिलते हैं, जहां पर हमारे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। फिर हम बात करते हैं एक अन्य न्यूक्लियर रिएक्टर की, और इससे भी अभी एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया था। तो इसका नाम है कामिनी, यानी कि कल्पक्कम मिनी रिएक्टर। क्या नाम है? कल्पक्कम मिनी रिएक्टर। तो बार्क के द्वारा इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, शुरुआत में मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि ये आपको तमिलनाडु के कल्पक्कम में मिलेगा, और यहीं पर कामिनी नाम का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इसकी स्थापना की गई थी। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। स्थापना कब हुई थी? तो 29 अक्टूबर 1966 को इसकी स्थापना की गई थी। अब कामिनी वाला जो रिएक्टर है वह इसलिए हमारे लिए खास है क्योंकि ये दुनिया का पहला रिएक्टर था जहां पर फ्यूल के रूप में यूरेनियम 233 का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो भी हमारे एटॉमिक पावर प्लांट होते हैं वहां पर हम लोग फ्यूल के रूप में यूरेनियम का मोस्टली प्रयोग करते हैं, यानी कि यूरेनियम के द्वारा ही यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो ये हमने बात कर ली नाभिकीय रिएक्टर की। अब आइए देखते हैं उन 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट को। तो सबसे पहला कौन था? तो ये हमारा है तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट, जो कि आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। उसके बाद में कैगा एटॉमिक पावर प्लांट है जो कि आपको कर्नाटक में मिलेगा। कुडंकुलम एटॉमिक पावर प्लांट है जो कि आपको तमिलनाडु में मिलेगा। कल्पक्कम एटॉमिक पावर प्लांट है जो कि आपको तमिलनाडु में ही मिलेगा, इसे हम लोग मद्रास के नाम से भी जानते हैं। नरौरा एटॉमिक पावर प्लांट है जो कि आपको यूपी में मिलेगा। काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट है जो कि आपको गुजरात में मिलेगा। और रावत भाटा एटॉमिक पावर प्लांट है जो कि आपको मिलेगा राजस्थान में। तो ये हमारे 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अब आइए एक एक करके इनके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की। तो इसका जो निर्माण का कार्य है वह 1961 में शुरू हो गया था, लेकिन ये हमारा कमीशन हुआ था 28 अक्टूबर 1969 को, यानी कि बन करके ये तैयार हो गया था 28 अक्टूबर 1969 को। तारापुर की बात करें तो यह आपके लिए इसलिए खास है क्योंकि हमारे देश का यह पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था। इसमें अमेरिका ने हमारी सहायता की थी, यानी कि इसको स्थापित करने में अमेरिका ने मदद की थी। तो ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि जो फलाने पावर प्लांट है उसको स्थापित करने में किस देश ने सहायता दी थी? तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका के द्वारा सहायता दी गई थी। अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर की, तो देख सकते हैं कुल मिलाकर के 4 न्यूक्लियर रिएक्टर मिलेंगे। एक न्यूक्लियर रिएक्टर, 2 न्यूक्लियर जो रिएक्टर हमारे उनकी क्षमता है 160 मेगावाट, और 2 जो हमारे अन्य न्यूक्लियर रिएक्टर हैं इनकी क्षमता है 540 मेगावाट। तो इस प्रकार से ये हमारे हो गए 4 न्यूक्लियर रिएक्टर। और ये कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र के तारापुर में आपको मिलेगा तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट। फिर बात करते हैं राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसे हम लोग रावत भाटा एटॉमिक पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। तो ये जो हमारा पावर प्लांट है 16 दिसंबर 1973 को कमीशन किया गया था। निर्माण आपको नहीं ध्यान रखना है, आप ध्यान रखेंगे कब ये कमीशन किया गया था। तो ये हमारा दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसको बनाने में मदद की थी कनाडा ने। किसने की थी? तो कनाडा के द्वारा मदद की गई थी। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसकी क्षमता की बात करते हैं तो आपको कुल 5 यूनिट देखने को मिलेंगी। हालांकि इस 5 में से जो 100 मेगावाट वाली न्यूक्लियर रिएक्टर थी वह अब बंद हो चुकी है, इसीलिए मैंने इसका कलर यहाँ पर चेंज कर दिया है। एक यहाँ पर जो हमारा यूनिट है उसकी क्षमता है 200 मेगावाट, और 4 आपको 220 मेगावाट क्षमता के मिलेंगे। ये निर्माणाधीन है, तो इनके बारे में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। तो ध्यान रखिएगा, टोटल 5 यूनिट आपको यहाँ पर मिलेंगी। फिर बात करते हैं कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की। तो इसकी स्थापना 24 जनवरी 1984 को हुई थी, और जो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई से अगर आप लोग थोड़ा सा साउथ में आएंगे तो यहीं पर आपको मिलेगा कल्पक्कम। कल्पक्कम की खास बात यह है कि ये हमारे देश का पहला पूरी तरीके से स्वदेशी तरीके से निर्मित एटॉमिक पावर प्लांट है। कैसा है? स्वदेशी तरीके से निर्मित पावर प्लांट है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि स्वदेशी एटॉमिक रिएक्टर कौन है पहला, तो आप बताएंगे ये हमारी जर्लिना है। कौन है? जर्लिना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि एटॉमिक पावर प्लांट कौन सा है, तो ये हमारा है कल्पक्कम। कल्पक्कम की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 यूनिट मिलेंगी जिनकी क्षमता है 235 मेगावाट। तो ये पॉइंट भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इनसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इससे आपको आइडिया लगेगा कि यहाँ पर कितने न्यूक्लियर रिएक्टर इंस्टॉल हैं।
फिर बात करते हैं नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की, तो 1991 में ये कमीशन किया गया था। उत्तर प्रदेश का जो बुलंदशहर जिला है वहाँ के नरौरा में आपको ये मिलेगा और इसकी भी क्षमता है 220 मेगावाट और इसकी टोटल 2 यूनिट आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर भी मार्क कर लेते हैं 2। फिर बात करते हैं काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की, तो इसकी स्थापना 6 मई 1993 को की गई थी। गुजरात में जो सूरत जिला है उसी के बगल से आपकी तापी नदी बहती है और तापी नदी के किनारे ही आपको मिलेगा काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में आप ध्यान देंगे। कुल मिलाकर के इस समय यहाँ पर 3 यूनिट कार्य कर रही हैं। 2 आपकी हैं 220 मेगावाट की, और अगर आपको याद हो तो पिछले साल हम लोगों ने जो हमारा डेली करंट अफेयर्स वाला वीडियो है उसमें डिस्कस किया था कि 700 मेगावाट क्षमता का जो यहाँ पर तीसरी यूनिट है उसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जो काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र है गुजरात में, उसकी जो तीसरी यूनिट है 700 मेगावाट वाली, उसने 2020 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। तो कुल 3 यूनिट यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं कैगा की, तो कैगा ये आपको कर्नाटक राज्य के उत्तरी कन्नड़ जिले में मिलेगा, काली नदी के किनारे। 16 नवंबर वर्ष 2000 को इसकी स्थापना हुई थी और इसमें आपको कुल मिलेंगे 4 यूनिट और इसमें एक यूनिट की क्षमता है 220 मेगावाट। कितनी है? 220 मेगावाट एक यूनिट की क्षमता है। और फिर हमारा है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो ये प्रश्न ऑलरेडी एनटीपीसी में इस बार 2 बार पूछा जा चुका है। कुडनकुलम के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि ये वैसे तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में ये स्थित है और इसे बनाने में रूस ने हमारी हेल्प की है। किसने? रूस ने। तो रूस की कंपनी है एटम स्ट्रॉ एक्सपर्ट, जिसकी मदद से भारत में इसकी स्थापना की गई है। किसकी? कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की। तो स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 2013 को। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे देश की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, यानी कि जितनी इसकी क्षमता है उतनी किसी की भी क्षमता नहीं है। तो कुल मिलाकर के 2 यूनिट आपको देखने को मिलेंगी और इसमें जो एक यूनिट है उसकी क्षमता है 1000 मेगावाट। तो हम लोगों ने ऊपर देखा 220 इस प्रकार से, तो यहाँ पर 1000 मेगावाट इसकी क्षमता है। तो इस प्रकार से ये हमारे देश की सबसे बड़ी है। तो यहाँ भी मार्क कर लेते हैं 2। अब सब जगह पे मैंने मार्क क्यों करवाए हैं? क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हमारे यहाँ पर टोटल 7 एटॉमिक पावर प्लांट हैं और उसमें आपको 22 न्यूक्लियर रिएक्टर देखने को मिलेंगे। तो 22 कैसे हुए? देखिए 2 यहाँ हो गया आपका, यहाँ पर 2 हो गया, उसके बाद में 4 यहाँ पर हो गए, 2 4 6 और 3 यहाँ पे हैं तो ये 9 हो गया। उसके बाद में 2 यहाँ पर है तो 11 हो गया। उसके बाद में 2 यहाँ पर है तो 13 हो गया। फिर यहाँ पर आपको 5 मिलेंगे तो 13 5 18 हो गए। फिर यहाँ पर आपको 4 मिलेंगे तो 18 और 4 22। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर मार्क करवाया था। अब एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर परमाणु परीक्षण कब हुए थे। तो पहला हुआ था पोखरण फर्स्ट के नाम से, इसमें कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। उस समय हमारे यहाँ की पीएम थी इंदिरा गांधी जी और उन्हीं के आदेशानुसार 18 मई 1974 को भारत में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। कहाँ पर? पोखरण में, जो कि आपको मिलेगा राजस्थान में। दूसरे की बात करते हैं तो ये भी हुआ था पोखरण में ही, इसे हम लोग पोखरण सेकंड के नाम से जानते हैं और उस समय ऑपरेशन शक्ति के नाम से 11 मई 1998 को ये परीक्षण हुआ था। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और जाते जाते आपसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा, आपको बताना है कि जो ऑपरेशन शक्ति के नाम से 11 मई को हमारे यहाँ पर परमाणु परीक्षण हो गया था 1998 में, तो हम लोग 11 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? 11 मई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, ये आप नीचे कमेंट में बताएंगे। एक प्रश्न आपकी परीक्षा में और पूछा जाता है कि नाभिकीय प्रोग्राम के जनक कौन है भारत में? तो ध्यान रखिएगा, होमी जहांगीर भाभा जी हमारे यहाँ पर नाभिकीय प्रोग्राम के जनक हैं। कौन? होमी जहांगीर भाभा जी। स्पेस प्रोग्राम के जनक कौन है? उनका नाम आप जरा नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। तो इस प्रकार से कम समय में मैंने कोशिश की कि आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको यहाँ पर बता दूँ। बाकी आप और किन टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं स्टैटिक जीके में, वह भी नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।